माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, डीएनए रेप्लिकेशन डिस्कस किया है। अब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए था, है ना, फॉर्मेशन। अब हम डीएनए टू आरएनए दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को समझेंगे, डीएनए आरएनए फॉर्मेशन को समझेंगे। तो पहला पॉइंट इसका ये है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल भाषा में कहूँ, formation of RNA from DNA is called transcription. That's it. ठीक है। Second point, in transcription only a segment of DNA and only one strand is copied or transcripted into RNA. Now this single stranded RNA forms protein by translation. बोला है DNA का, अगर देखो यहाँ पे अगर DNA के दो स्ट्रैंड्स हैं तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो RNA बनाएगा, और यही एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो जाके ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। अगर डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है आरएनए, जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कभी नहीं कर पाएगा। दैट्स इट। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, एक्सप्रेशन वो नहीं कर पाएगा, इसलिए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही बनेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ बोथ द स्ट्रैंड्स कॉपीड या ट्रांसक्राइब्ड देन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म, जो कि कभी भी ट्रांसलेशन करके प्रोटीन नहीं बना पाएगा। द फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टेक प्लेस बाय एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि नीट का क्वेश्चन है। रेप्लिकेशन किससे हो रहा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि रेप्लिकेशन करता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करता है, जो कि नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना। दिस एंजाइम कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन या फॉर्मेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3' बताया था, कुछ भी फॉर्मेशन हो 5' to 3' डायरेक्शन में फॉर्मेशन होता है। पांचवा पॉइंट, द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3' to 5' एक्ट एज टेम्पलेट, उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। बताया टेम्पलेट का मतलब सिंगल, है ना, जो किसी के आने का इंतजार करता है। ठीक है, तो 3' to 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड की रीडिंग को पढ़ते हैं, उसके लिए है। छठवा, इन डीएनए रेप्लिकेशन एडेनिन पेयर विद द थाइमीन। ठीक है, एडेनिन पेयर करता था थाइमीन के साथ, लेकिन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए रेप्लिकेशन में ये पेयर होता था, आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में एडेनिन पेयर करेगा यूरेसिल के साथ। बताया था मैं, थाइमीन की जगह यूरेसिल ले लेगा बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स तो उतने ही रहेंगे, बट जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। सातवां पॉइंट, कोडिंग स्ट्रैंड एक क्या होता है, तो कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, दिस इज द स्ट्रैंड दैट डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, इट्स कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। ऐसा स्ट्रैंड जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करता, ठीक है, उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। देख रहे हो कितना डिफरेंस है भाई। ऑल द रेफरेंस फॉर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है विद द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड। लेकिन अब पूछोगे कोडिंग स्ट्रैंड का काम क्या होता है, तो कोडिंग स्ट्रैंड किसी चीज़ को कोड नहीं करता, लेकिन ये इसका रेफरेंस बनाते हैं। यानी कि सपोज करो यहाँ पे रामू खड़ा है, यहाँ पे कुआं है, और यहाँ पे श्यामू खड़ा है, तो कुएं के आगे रामू खड़ा है और कुएं के पीछे श्यामू खड़ा है, तो कुआं क्या है, रेफरेंस है। इसी तरीके से कोडिंग स्ट्रैंड होता है, जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे रेफरेंस बना के चीज़ों को बताते हैं। समझ आया कि रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट्स देख लेते हैं कि क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दिस आर द 3 रीजन्स इज कॉल्ड इन द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहाँ पे 3 यूनिट्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ये 3 रीजन होते हैं। ठीक है, बारी बारी से बताता हूँ। पहला प्रमोटर है। ओके, तो प्रमोटर क्या है, इट इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स द 5' एंड, यानी कि अप स्ट्रीम आगे ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन विद रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में ये अप स्ट्रीम में पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो उसको बाइंडिंग में मदद करता है, किसमें, उस डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल में, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो सके। तीसरा सेकंड पॉइंट जो है स्ट्रक्चरल जीन, उसका थर्ड आएगा टर्मिनेटर। ठीक है, तो सेकंड जो है स्ट्रक्चरल जीन है, इट कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, दिस स्ट्रक्चरल जीन्स आर लिंक्ड टू द ऑपरेटर जीन इन अ फंक्शनल यूनिट एज अ फंक्शनल यूनिट कॉल्ड एज ओपेरॉन। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आगे आएगा, लैकोपेरॉन में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें ना बेसिक इंट्रो है, जैसे एमबीबीएस में जाओगे तो बेसिक केमिस्ट्री होता है ना, ठीक है, वैसे ही
बायोकेमिस्ट्री होता है, तो वैसे ये जो बेस है ना, ये तो छोटा छोटा टॉपिक है जो आगे जाके एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, टर्मिनेटर है भाई। इन तीन मैंने रीजन बताया, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर विद रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड। तो टर्मिनेटर क्या है, इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 डेज एंड, एक 5 डेज एंड होता है, एक 3 डेज एंड होता है। यहाँ पे ऑपरेटर था, यहाँ पे टर्मिनेटर, और बीच में स्ट्रक्चरल जीन था, ठीक है। तो टर्मिनेटर 3 डेज एंड पे होता है, डायनेमिक स्ट्रीम पीछे होता है, और कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इट डिफाइंस द एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेटर जो है वो स्टॉप करता है, या फिर यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ पे छोटा सा डायग्राम देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, समझ रहे हो, 5 डेज टू 3 डेज है, और ये 5 डेज टू 3 डेज उल्टे डायरेक्शन में, 3 डेज टू 5 डेज वाला, ठीक है। सो यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड है, और ये स्ट्रक्चरल जीन है, समझ रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है जी। तो ये वाला जो है ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, ठीक। ये कोडिंग स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसी को हम स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे, ठीक है। और इसके अप स्ट्रीम में प्रमोटर है, और इसके डाउन स्ट्रीम में टर्मिनेटर है पीछे की तरफ, ठीक है। और इसी को हम प्यार से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन्स के बगल में टेम्पलेट के, हाँ बल्कि यहाँ पे 2 अलग चीज़ें, इसको मत पढ़ना क्योंकि ये मैंने अपने लिए समझने के लिए लिखा था, ठीक है। इतने को ध्यान देना। तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर प्रमोटर से स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर पे जाके एंड होगा, ठीक। इतना ही समझना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देख लेते हैं कि ये होता क्या है। सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसे सीधा या उल्टा पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, मीनिंग वही निकलता है। फॉर एग्जाम्पल ज आ ज, सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो मीनिंग वही निकलेगा। मलयालम, म ला या ल म, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो सेम मीनिंग निकलेगा, इसी को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसे नाइट्रोजन बेसिस या उसके पेयर या पॉलीपेप्टाइड चेन के हिसाब से समझते हैं। 5 डेज टू 3 डेज में देखते हैं, और 3 डेज टू 5 डेज में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो AAGGCCUU 3 डेज टू 5 डेज। अब 3 डेज टू 5 डेज फिर से जाते हैं, तो AAGGCCUU, ठीक है, सेम आया है ना। तो इधर से 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन में दोनों में सेम होना चाहिए। इधर से 5 डेज टू 3 डेज में UUCCGGAA, ठीक है, और इधर से करोगे तो UUCCGGAA। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगा। ये कोडिंग स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। इधर से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, इधर जाके एंड होगा, ठीक है। दीज आर द पेयर्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, यानी कि इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री ये है। तो दोनों बेस पेयर करके आरएनए यानी कि एमआरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है जी, समझ आया इतना, ठीक है। तो आगे नोट करने के वाला पॉइंट है, यहाँ पे देख लो, इसका पेयरिंग होगा A डबल बॉन्ड U से, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला, और G जो होगा ट्रिपल बॉन्ड C से। जी क्या है, ग्वानिन, C साइटोसिन, ए क्या है, सो यहाँ पे ए क्या है, एडेनिन है ना, एडेनिन है, और इसके यहाँ पे यूरेसिल है, पेयर जो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है। अब इसके आगे हम थोड़ा सिस्ट्रॉन वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे नोट करना है कि हम प्रोसेस क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो नोट क्या है, इट इज़, सिस्ट्रॉन क्या होता है, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। एक अपन इस सिस्ट्रॉन को ना बाद में करेंगे, क्योंकि ये पहले ये टॉपिक नहीं आएगा। पहले अपन ना टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको करेंगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक। तो पहला पॉइंट जो इसका है, मतलब टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में कि कितने टाइप के आरएनए वगैरह पाए जाते हैं, ठीक। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन कौन सा, एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एंड ऑल दिस नीडेड टू सिंथेसिस, है ना, ए प्रोटीन इन अ सेल। ये सब चाहिए हमें प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो काम देख लेते हैं तीनों का काम क्या है। एमआरएनए का काम क्या है, प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट मतलब सिंगल चीज़ को प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर कोई चीज़ आएगी, है ना, बेस पेयरिंग होगी और वो एक कंप्लीट होगा और बन जाएगा एमआरएनए, मतलब कि हो जाएगा क्या, आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, ठीक है जी, ऐसा है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, टेंशन मतलब, पहले एमआरएनए का फॉर्मेशन तो पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। टीआरएन क्या है, इट ब्रिंग्स एमिनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, ठीक है जी। और आरआरएनए क्या करता है, प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक। तो टीआरएनए लाएगा एमिनो एसिड्स को और जेनेटिक कोड को रीड करेगा, बेस पेयरिंग कराएगा।
RNA क्या करेगा, कैटालाइटिक रोल प्ले करेगा, है ना, और एंजाइम की तरह काम करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन ट्रांसलेशन प्रोसेस आएगा। ठीक है, और सिस्टोन वगैरह को भी इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस। पहला इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन। 3 प्रोसेस आएगा एक साथ। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, RNA पॉलीमरेज एंजाइम इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन एंड ऑल्सो एसोसिएशन associates the binds with the initiation factor in a sigma and termination factor rho to initiate and terminate the transcription respectively। यानी कि RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन में ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और एसोसिएट करता है इनिशिएटर फैक्टर जो कि इनिशिएट करेगा, शुरू करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, और टर्मिनेशन फैक्टर रो का देखो जो कि स्टॉप करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। इसका ट्रिक है छोटा सा कि इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा होता है, सिग्मा एस फॉर स्टार। ठीक है, और टर्मिनेशन फैक्टर आर फॉर रोको, तो रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें नोट करने वाली हैं। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, एंड ऑल दीज RNA ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल दीज RNA इन बैक्टीरिया, यानी कि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जो है, ये तीनों टाइप का RNA जो है उनका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा बैक्टीरिया में। ठीक, नोट क्या करना है, RNA सिंथेसिस ऑकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। बता चुका हूँ, कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन में होता है। तीसरा पॉइंट, इन यूकारियोट ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन न्यूक्लियस देन and then mRNA transfer to cytoplasm where translation to protein occurs। और चौथा पॉइंट, इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ occurs इन साइटोप्लाज्म बिकॉज बैक्टीरिया में सेपरेशन नहीं होता, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों एक ही होता है ना, समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, कुछ नहीं, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूकारियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, और mRNA ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म में, वेयर ट्रांसलेशन टू प्रोटीन ऑकर्स, यानी कि mRNA बनेगा न्यूक्लियस में और ट्रांसफर होगा साइटोप्लाज्म में, वहाँ जाके प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज जो कि 3 टाइप के होते हैं ये बताएंगे आपको। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया आपका। अब हम टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज पढ़ते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, RNA पॉलीमरेज थर्ड, 3 टाइप का होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, थर्ड, ये 3 होते हैं। तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है, इट ट्रांसक्राइब्स rRNA, ये rRNA को ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है उसका। ठीक है, ये एंजाइम है, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन करता है। ठीक है, और rRNA का टाइप कौन सा है, 28 sRNA। ठीक है, 18 srRNA, 5.8 srRNA। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं इसके। सेकेंड क्या है, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, इट ट्रांसक्राइब्स प्रिकर्सर, यानी जिससे mRNA बनेगा, प्रिकर्सर ऑफ mRNA दैट इज हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर RNA, यानी कि RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो hnRNA को ट्रांसक्राइब करेगा, जिससे mRNA बनेगा। ठीक है, तीसरा RNA पॉलीमरेज थर्ड, इट ट्रांसक्राइब्स द tRNA। ठीक है, tRNA को, snRNA को, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, और 5 srRNA को ट्रांसक्राइब करेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यूकारियोट्स में कैसे होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला, फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड बाइंड्स टू द इनिशिएटर फैक्टर सिग्मा एंड स्टार्ट्स द प्रोसेस, यानी कि पहले जो है RNA पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम जो है वो इनिशिएटर फैक्टर जो कि सिग्मा है उससे बाइंड होगा और स्टार्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। एंड सेकेंड, एट द इलोंगेशन फेज द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग की प्रोसेस बता रहे हैं क्या होता है। स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कोडिंग स्ट्रैंड एंड एक्सॉन्स और एक्सॉन्स सीक्वेंस, यानी कि जो इंट्रॉन्स होते हैं वो भी बताएंगे क्या होता है। इंट्रॉन्स कुछ चीज़ें होती हैं, सपोज कर लो, ठीक है, या फिर ये देख लो एक सीक्वेंस है, इसमें कुछ चीज़ें बेकार चीज़ें हैं तो इसको इंट्रॉन्स मानते हैं, ये बाहर निकल जाएगा और एक अच्छा प्योर, एक साफ़ सुथरा जो है एक धागा बन जाएगा, जिससे हमने बेकार चीज़ों को काट के निकालना है। तो वैसे ही बेकार चीज़ें इंट्रॉन्स होती हैं, जिसे हम रिमूव करके क्या होता है, एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देते हैं और एक कंटिन्यूस सीक्वेंस बन जाता है। तो इलोंगेशन फेज में ये चीज़ होती है, जिस प्रोसेस का नाम है स्प्लाइसिंग के थ्रू ये होती है। ठीक है, नाउ तीसरा पॉइंट, नाउ hnRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेस कॉल्ड
कैपिंग एंड टेलिंग। अब जो HNRNA है वो एडिशनल प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा जिसे बोलते हैं कैपिंग और टेलिंग। अब ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिंग क्या होती है? इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट GPP MGPP, ये इसका सिंबल है, ठीक है। ये क्या होता है? ऐड होता है 5' एंड पे HNRNA का, ठीक है। और टेलिंग में क्या होगा? एडेनाइलेट रेसिड्यूज 200 से 300 आर एडेड एट 3' एंड ऑफ द HNRNA। अब 5' एंड पे क्या ऐड हुआ? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड GPPM, ठीक है, मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 3' एंड HNRNA के क्या ऐड हुआ? एडेनाइलेट रेसिड्यू 200 से 300। अब ये कंप्लीट हो गया, HNRNA पूरी तरीके से मैच्योर हो गया, और मैच्योर HNRNA को हम क्या बोलते हैं? mRNA। यानी कि नाउ दिस फुल्ली प्रोसेस HNRNA कॉल्ड एज mRNA, जो कि अब जाएगा न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। नोट क्या करना है? स्प्लाइसिंग जो बताया मैंने, इंट्रॉन्स हटेंगे, एक्सॉन्स जुड़ जाएंगे, कैपिंग, टेलिंग, ऑल प्रोसेस ऑकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इतना ही याद रखना है। अब थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। RNA पॉलीमरेज ये क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। इस पे जुड़ा, यहाँ पे आ गया सिग्मा फैक्टर को क्या किया? इनिशिएट किया, इनिशिएशन फैक्टर है सिग्मा फैक्टर, जो कि स्टार्ट किया प्रमोटर रीजन से, किसको? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। और इलोंगेशन फेज, यहाँ पे देखो इलोंगेशन फेज पे क्या हो रहा है? स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये तीनों प्रोसेस इलोंगेशन फेज पे होगी, ठीक है। स्प्लाइसिंग क्या है? मैंने बताया इंट्रॉन्स, ये इंट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, फालतू की चीज़ें, उसको निकाला, एक्सॉन्स को जोड़ा, ये पूरा एक एक्सॉन बन गया 5' to 3' डायरेक्शन में, तो इसे स्प्लाइसिंग कहेंगे। ये सिप और सिप किस में होता है? यूकारियोट्स में होगा, ठीक है। और बैक्टीरिया वगैरह में नहीं होता क्योंकि वो मोनोकारियोट होते हैं, मतलब ठीक है, यूकारियोट होता है एक और प्रोकारियोट होता है, ठीक है। तो प्रोकारियोट्स में नहीं होता, ठीक। यूनिसेलुलर बोलने के चक्कर में मोनोकारियोट बोल दिया था, बहुत गलत टर्म यूज़ किया है ना। कैपिंग और टेलिंग क्या होता है बता चुका हूँ मैं, ये भी इलोंगेशन फेज में होता है, पूछे तो यही बताना, ठीक है। और RNA पॉलीमरेज ही स्टार्ट करता है इसको, सिग्मा फैक्टर को, ये भी बता देना, है ना, पूछेगा तो ही, ठीक है। तो 5' to 3' में देख लो HNRNA है, तो 5' एंड पे GPP है ना, मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हुआ, 3' एंड पे पॉली एडेनाइलेट रेसिड्यूज, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, है ना, 200 से 300 वो चीज़ें ऐड हो गई। अब ये क्या हो गया? मैच्योर हो गया, फुल्ली डेवलप्ड हो गया, है ना। और mRNA, इसे मैच्योर HNRNA भी कह सकते हो, ठीक है। GPP का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इस प्रकार से हमने उस चीज़ को तो ख़त्म कर दिया। अब हम कुछ टर्म समझ लेते हैं कि यहाँ पे सिस्ट्रॉन वगैरह का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो तो पढ़ेंगे, सिस्ट्रॉन तो बाद में बता ही दूंगा आपको, लेकिन जो चीज़ें हैं ना, जो एक्सॉन, इंट्रॉन, ये सब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो पहला सिस्ट्रॉन, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ DNA कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। सिस्ट्रॉन क्या होता है? एक सेगमेंट होता है DNA का जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। सेकंड, स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, बताया था क्या होता है? इज अ मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है यूकारियोट्स में, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है किसमें? मोस्टली बैक्टीरिया में, यानी कि हम यूकारियोट्स में ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है बैक्टीरियाज में, प्रोकारियोट्स में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मोनोसिस्ट्रॉनिक या स्प्लिट जीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस दैट इज इंट्रॉन्स एंड द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर एक्सॉन्स। यानी कि देखो मोनोसिस्ट्रॉन यानी कि यूकारियोट्स में हमें ये जो जीन्स होते हैं वो इंटरप्टेड, यानी कि उसमें कुछ चीज़ें ना इंटरप्ट होती है, ऐसा एक ये गंदा चीज़ पाया जाता है बीच बीच में, ठीक है। इसे हम इंट्रोन्स कहते हैं, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, गंदी चीज़ों को इंट्रोन्स कहते हैं, ठीक है। और कोडिंग सीक्वेंस जो मेन होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस जो होता है, जो मेन दिखता है उसमें, वो एक्सॉन होता है, ठीक। अब यहाँ पे नोट क्या करना है, एक्सॉन्स या कोडिंग सीक्वेंस आर द सीक्वेंस दैट अपीयर्स इन मैच्योर और प्रोसेस्ड RNA, ये आखिरी में दिखता है जब मैच्योर हो जाता है। तो इंट्रॉन्स आर इंटरप्टेड सीक्वेंस इन एक्सॉन यानी कोडिंग सीक्वेंस में एंड आर नॉट सीन इन मैच्योर RNA। समझ आया? ठीक। अब इंपॉर्टेंट क्या है, द रिमूवल प्रोसेस ऑफ इंट्रॉन्स सीक्वेंस फ्रॉम एक्सॉन सीक्वेंस एंड एक्सॉन जॉइनिंग इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। बता चुका हूँ कैसे स्प्लाइसिंग होता है। सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, स्प्लाइसिंग ऑकर्स ओनली इन यूकारियोट्स और मोनोसिस्ट्रॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियस, यूकारियोट्स न्यूक्लियस, ठीक है। यानी मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स या स्प्लिट जीन्स में, है ना, स्प्लाइसिंग प्रोसेस आएगी, ठीक है जी। यहाँ पे देख लो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट या फिर मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स में, ठीक है। और बोल सकते हो स्प्लाइसिंग ऑकर्स ओनली इन यूकारियोट्स न्यूक्लियस या फिर
मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स या फिर स्प्लिट जीन्स में आता है ना। अब बोलोगे यूकार्योट्स में ही ये आता है स्प्लाइसिंग प्रोसेस जो कि न्यूक्लियस में आता है। तो जितने भी प्रोकार्योट्स हैं मेनली बैक्टीरिया, मोनेरा, इन सब में स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं आती। इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, स्प्लाइसिंग प्रोसेस नॉट ऑकर्स इन, देखो फंगी, एनिमल, प्लांट, तीनों क्या है यूकार्योट है, क्या है यूकार्योट है। और यूकार्योट में स्प्लाइसिंग प्रोसेस आती है, सबको पता है। बट ये बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा है, प्रोकार्योट, तो इसमें तो भाई स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं आएगी, तो ये नहीं आएगी, तो ये सही है ना, समझ रहे हो। और ये आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये नीट का क्वेश्चन है ना, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ये चीज़ें ना बहुत अच्छे से मैं ये आपको बढ़िया से लिखवा दिया हूँ, इसको लिख लेना अच्छे से ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, स्प्लाइजोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। देखो भाई, स्प्लाइसिंग बोले, स्प्लाइजोसोम बोले, कुछ भी बोले, बैक्टीरिया ही टिक करना, क्योंकि इसी में नहीं पाया जाता, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये सिर्फ यूकार्योट में पाया जाता है, प्रोकार्योट में नहीं पाया जाता। प्रोकार्योट इन द सेंस मोनेरा, मोनेरा में कौन कौन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट सोन इन। सेमी कंजर्वेटिव, तो भाई बैक्टीरियम जो कि इकोली बैक्टीरिया है ना, उस पे दिखा था सबसे पहले। बैक्टीरिया पीछे लिखा है नोट्स में, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड जो है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो आया था वो इकोली बैक्टीरिया में ही तो आया था, ठीक है जी। समझ आया आपको कि जो प्रोसेस था किसका, ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए का था ना, उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है इकोली बैक्टीरिया पे यूज़ किया गया था। आपको नहीं पता तो एक बार सेमी कंजर्वेटिव मेथड पे जाके देखो, इकोली बैक्टीरिया का यूज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये टर्म आया भी नहीं होगा ना पीछे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आ गया ना, ये चीज़ याद रख लेना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चंस हैं, बहुत बार नीट में पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना होगा ये, ठीक है। तो ये जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, तो अब मिलते हैं अनदर वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।